इस कहानी के शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो दोनों भी किसी सेज नाम के मैजिक स्कूल में जाने वाले थे। तभी नोरी नाम की लड़की रीना नाम के उसके बेस्ट फ्रेंड को उसका मैजिक दिखाने के लिए कहती है और वो फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। नोरी की बात मानकर रीना जब अपने दोनों हाथ आगे करती है तब उसके हाथों के बीच में अचानक से आग का गोला बनने लगता है और यही रीना का खास मैजिक था, आग के साथ खेलना। फिर नोरी रीना को फोन पकड़ाकर अपना मैजिक दिखाने लगती है। नोरी जब अपना मैजिक रीना को दिखाती है तब रीना को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता क्योंकि रीना किसी अजीब जानवर में बदल चुकी थी, थोड़ी सी बिल्ली, थोड़ी सी कंगारू जैसी। दरअसल कुछ बच्चे कुछ खास मैजिकल शक्तियों के साथ दुनिया में पैदा होने लगे थे। जैसे ही उनकी उम्र 15 साल हो जाती थी तो उन्हें तुरंत सेज मैजिकल स्कूल में भेजा जाता था ताकि वो वहाँ पर अपने जादू को और ज्यादा अच्छे से सीख सके। इसी तरह आज ये सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उस सुनसान जंगल के पास रुके होते हैं क्योंकि सेज मैजिकल स्कूल आखिर है कहाँ ये बात कोई नहीं जानता था। जब सभी बच्चे 15 साल के हो जाते थे तो सभी पेरेंट्स उन्हें लेकर उस सुनसान जंगल के पास ले आते थे। उन बच्चों में नोरी और रीना भी होती हैं। तभी उन्हें अचानक से जंगल से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही एक आदमी जिसका नाम स्क्रीफ था वो जंगल से बाहर आता है जो सभी बच्चों को सेज मैजिकल स्कूल में ले जाने आया था। स्क्रीफ सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलविदा कहने के लिए कहता है और सभी बच्चों को उसके पीछे चलने के लिए कहता है। फिर वो लोग स्क्रीफ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। रीना को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था मगर नोरी तो एकदम बिंदास होती है। तभी स्क्रीफ अचानक से एक पत्थर जैसे दिखने वाले उस रास्ते से गायब हो जाता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। मगर जब वो सभी स्क्रीफ की तरह उस रास्ते के अंदर जाते हैं तब दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी दुनिया बसी हुई थी जहाँ पर उन्हीं की तरह बहुत सारे मैजिकल बच्चे भी होते हैं और यही था सेज मैजिकल स्कूल। फिर स्कूल की हेडमास्टर सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करती है और उस स्कूल के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लगती हैं। सेज मैजिकल स्कूल में बच्चों को उनके मैजिक के हिसाब से 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता था। सबसे पहले थे फजीज, ये वो बच्चे थे जो अपने मैजिक से जानवरों से बात कर सकते थे। दूसरे थे फ्लिकर्स जो अपने मैजिक से किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए अपने पास खींच सकते थे। तीसरे थे फ्लेयर्स जिसके अंदर वो बच्चे थे जो आग के साथ खेल सकते थे, आग को काबू कर सकते थे और रीना भी उन्हीं में से एक थी। चौथे थे फ्लायर्स जो कि हवा में उड़ सकते थे। फिर पांचवे और आखिरी थे फ्लक्सर्स जो जिस भी जानवर में चाहे उस जानवर में अपने आप को बदल सकते थे। और नोरी भी इसी ग्रुप में जाने वाली थी लेकिन असली चुनौती तो आगे आने वाली थी क्योंकि हेडमास्टर सभी बच्चों को बताती है कि हर एक स्टूडेंट को उसके ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ने वाला था। फिर एक एक कर सभी बच्चों का टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले फजीज वाले बच्चों को बुलाया जाता है और हर एक ग्रुप के टीचर सामने बैठे हुए थे। एक लड़का आगे आता है। हेडमास्टर उसे उस कुत्ते को चिट्ठी पर लिखा सवाल पूछने के लिए कहती है जिसका जवाब सिर्फ वो कुत्ता और वहाँ बैठे वो टीचर्स ही जानते थे। लड़का उस कुत्ते से उसका नाम पूछता है तब वो कुत्ता कुछ भौंक कर लड़के को अपना नाम बताता है। उस कुत्ते का नाम बैंजो था और इसी तरह बाकी सभी बच्चे भी बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। अब फ्लेयर्स वाले ग्रुप के बच्चों की बारी थी। उन्हें वो सामने रखी कैंडल को अपने हाथों से जलाकर दिखाना था। सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर जब रीना की बारी आती है तब उसके कैंडल जलाने के तरीके को देखकर सभी टीचर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एक मोटा लड़का जिसका नाम एलियट था वो टेस्ट देने के लिए आता है मगर जब वो उस कैंडल को जलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है तब आग के बजाय पूरे कमरे में बस धुआं ही फैल जाता है। फ्लिकर्स वाले ग्रुप के बच्चों को उस सामने रखे ग्लास को अपने ओर खींचना था। इसमें भी सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। फिर पलोमा नाम की एक लड़की की बारी आती है लेकिन वो मैजिक दिखाने के बजाय चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है। हेडमास्टर उसे चिल्लाकर अपना जादू दिखाने के लिए कहती है तब वो पलोमा अपने दोनों हाथ आगे करती है लेकिन वो ग्लास अपने तरफ खींचने के बजाय पलोमा उसे अपने से दूर उड़ा फेंकती है। फ्लायर्स ग्रुप वाले बच्चों को अपने आप को 3 फीट ऊंचाई में हवा में 2 मिनट तक उड़ाए रखना था और वापस सुरक्षित नीचे जमीन पर आना था। लेकिन अंद्रेस नाम के लड़के की जब बारी आती है तब वो अपना मैजिक दिखा ही नहीं रहा होता बल्कि वो तो अपने साथ बहुत भारी बैग भी लाया होता है। हेडमास्टर पलोमा के ही तरह अंड्रेस को भी चिल्लाकर मैजिक दिखाने के लिए कहती है। तब अंड्रेस अपना वो भारी बैग अपने आप से दूर करता है। बैग के निकालते ही आंड्रेस तो सीधा उड़कर छत के पास पहुंच जाता है। हेडमास्टर उसे वापस नीचे आने के लिए कहती है मगर आंड्रेस तो एक बार ऊपर जाने पर वापस नीचे ही नहीं आ सकता था। अब आखिरी ग्रुप की यानी नोरी के फ्लक्सर्स ग्रुप की बारी थी। सभी बच्चों को उनके सामने रखे उस छोटे से किटी के तस्वीर की तरह अपने आप को बदलना था। बाकी बच्चे बिल्कुल अच्छे से टेस्ट को पार कर देते हैं। अब नोरी की बारी आती है। नोरी जो उस मैजिकल स्कूल में आने से पहले बहुत एक्साइटेड थी, उसके चेहरे पर अचानक से थोड़ी सी परेशानी छा जाती है लेकिन वो फिर भी अपने मैजिक को दिखाती है। खुशकिस्मती से वो बिल्कुल उस किटी की तरह खुद को बदल देती है मगर वो ज्यादा देर तक खुद को उस किटी में नहीं रख पाती है और अचानक से उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। अब कुछ देर के बाद हेडमास्टर वापस से सभी बच्चों को इकट्ठा करती है मगर इस बार सभी बच्चों के हाथ में एक सफेद कागज था। हेडमास्टर बच्चों को अपने अपने कागज को देखने के लिए कहती है। तभी उस कागज पर जो बच्चा जिस ग्रुप में जाने वाला है उसका नाम लिखा आता है। रीना के कागज पर फ्लेयर्स लिखा हुआ आता है मगर नोरी के कागज पर यूडीएम लिखा आता है। नोरी कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर यूडीएम कौन सा ग्रुप है। नोरी जब हेडमास्टर से उसके बारे में पूछने जाती है तब हेडमास्टर
हेडमास्टर एक रास्ते की तरफ इशारा करती है जो रास्ता यूडीएम की तरफ जाता था। अब नोरी आखिर यूडीएम है क्या, इस तलाश में उस रास्ते में निकल पड़ती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे जमीन में एक दरवाजा बना हुआ दिखता है। वो कुछ समझ पाती कि तभी स्क्रीफ उस दरवाजे से बाहर आता है और नोरी को अंदर चलने के लिए कहता है। नोरी जब अंदर जाती है तब वहाँ पर पलोमा, एंड्रेस और एलियट भी मौजूद होते हैं। नोरी स्क्रीफ से सवाल पूछती है कि आखिर उन चारों को ही वहाँ पर क्यों भेजा गया है। तभी हेडमास्टर वहाँ आती है और वो उन चारों को एक कहानी सुनाती है। आज से कई सालों पहले सेज मैजिकल स्कूल में रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसका मैजिक भी उन्हीं चारों की तरह परफेक्ट नहीं था और उस वजह से शैडो मैजिक ने यानी बुराई ने रॉबर्ट को अपने काबू में कर सेज मैजिक स्कूल में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। तब उन्होंने जैसे तैसे कर हालात को संभाला था और इसी तरह कहीं वापस से शैडो मैजिक वापस ना आ जाए। इस वजह से अब जिन भी बच्चों का मैजिक परफेक्ट नहीं होगा उन्हें यूडीएम भेजा जाएगा और उन्हें तब तक उस जगह पर रहना पड़ने वाला था जब तक कि उनका मैजिक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इन सब के बीच स्क्रीफ उन्हें बाहरी दुनिया की तरह स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स सिखाया करेगा। इतना कहकर हेडमास्टर वहाँ से चली जाती है। हेडमास्टर के वहाँ से जाते ही स्क्रीफ उन चारों को नोटबुक निकालकर उस पर सबसे पहले लिखने के लिए कहता है कि आज के बाद वो कभी भी मैजिक यूज नहीं करेंगे। मगर नोरी तो उसके बजाय लिखती है कि वो अपने मैजिक को ठीक कर एक अच्छी फ्लक्सर बनकर दिखाएंगी। दूसरी तरफ रीना की आज पहली क्लास होती है। टीचर सभी बच्चों को बताती है कि जल्द ही उनके स्कूल में एक खास तरह का इवेंट होने वाला है जिसके लिए वो सबसे अच्छा मैजिक पर काबू करने वाले सिर्फ 2 बच्चों को चुनने वाली थी। तभी वो रीना को आगे बुलाती है। क्योंकि रीना ने उस टेस्ट में सबसे अच्छे तरीके से उस कैंडल को जलाया था तो टीचर उसे सबसे पहले मौका देती है कि वो उन पॉपकॉर्न को अपने मैजिक से बनाकर दिखाए। रीना भी अपने दोनों हाथों को उन पॉपकॉर्न की तरफ करती है और उसके मैजिक से पॉपकॉर्न भी बनने लगते हैं। मगर ये कैंडल जलाने इतना आसान नहीं था जिस वजह से रीना अपने मैजिक पर काबू नहीं कर पाती और उन पॉपकॉर्न को जला देती है। वो देखकर दूर दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की अजीब तरीके से स्माइल कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्क्रीफ उन चारों को लेकर एक जगह पर जाता है और जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है तब अंदर कई सारे झाड़ू रखे हुए होते हैं जिसे देखकर नोरी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से एक झाड़ू लेकर उससे उड़ने की कोशिश करती है मगर वो तो उड़ने के बजाय नीचे गिर जाती है। तब स्क्रीफ उसे बताता है कि वो झाड़ू कोई जादुई उड़ने वाले झाड़ू नहीं है बल्कि उस झाड़ू से तो उन चारों को सेज स्कूल की साफ सफाई करना पड़ने वाली थी। बेचारी नोरी का दिल वापस से टूट जाता है। अब नोरी चुपचाप साफ सफाई करने लगती है लेकिन तभी वो साफ सफाई करते करते फ्लक्सर्स ग्रुप के पास पहुंच जाती है जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को बिल्कुल उस बिल्ली की तरह अपने आप को किस तरह से बदलना है इस बारे में बता रही होती है। नोरी को यही सही समय लगता है कि वो अपने आप को साबित कर सके, इसलिए वो साफ सफाई करने के बहाने सीधा जाकर टीचर के हाथ से उस बिल्ली को लेकर गौर से देखने लगती है। मगर जब मैजिक दिखाने की बारी आती है तब नोरी वापस से किसी अजीब से जानवर में बदल जाती है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त स्क्रीफ वहाँ आकर नोरी को ले जाता है। वो नोरी को वापस यूडीएम के उस अंडरग्राउंड कमरे में ले जाता है और उसे अच्छे से समझाने लगता है कि ये सारे नियम उसी के भलाई के लिए है। अगर उसने मैजिक को वापस यूज करने की कोशिश करी तो शैडो मैजिक उस पर कब्जा कर सकता था। नोरी उस वक्त तो स्क्रीफ से आज से वो कभी मैजिक यूज नहीं करेगी कर कहकर चली जाती है। मगर अगले दिन जब सभी लोग लंच ब्रेक में बैठे होते हैं तब यूडीएम वाले बच्चों को अलग से बिठाया होता है। नोरी पल्लोमा, एंड्रेस और एलियट को अपनी वो किताब दिखाती है जिसमें उसने उस बिल्ली की ड्राइंग करी होती है और उसे अभी भी यकीन था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह एक अच्छी फ्लक्सर जरूर बनेगी। उसी वक्त रीना नोरी को देख लेती है लेकिन जब वो नोरी के पास जाने लगती है तब टीचर बीच में आकर उसे रोक देती है क्योंकि यूडीएम के बच्चों से मिलने की किसी भी दूसरे ग्रुप वाले बच्चों को इजाजत नहीं थी, जिस वजह से रीना को बहुत बुरा लगा है क्योंकि नोरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। रीना फ्लेयर्स वाले ग्रुप में अपने मैजिक को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग ले रही थी लेकिन दूसरी तरफ नोरी को सिर्फ बाहरी दुनिया की तरह नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और स्कूल की साफ सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन इन सब के बीच नोरी छुकर उस नोटबुक से अपने मैजिक को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। इधर रीना के ग्रुप में फिलिप नाम का एक लड़का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने मैजिक से पॉपकॉर्न को बनाकर दिखा देता है लेकिन टीचर को अभी भी रीना पर ज्यादा भरोसा था। रीना भी पिछले कई दिनों से अपने मैजिक को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। टीचर रीना को आगे बुलाती है और उसे फिलिप से अच्छे पॉपकॉर्न बनाने का चैलेंज देती है। रीना अभी भी बहुत नर्वस थी। फिर जब वो अपना हाथ उन पॉपकॉर्न की तरफ बढ़ाती है तब वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे मगर टीचर जब उसमें से एक उठाकर खाती है तब वो अंदर से कच्चा होता है। अब रीना उदास होकर वापस अपने कमरे में जाने लगती है लेकिन तभी बीच रास्ते में उससे वही लड़की टकराती है जो रीना पर बहुत समय से नजर रखी हुई थी। वो लड़की रीना को अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम चांद्रा होता है। चांद्रा रीना को बताती है कि वो उसकी फिलिप से अच्छा मैजिक सीखने में मदद कर सकती है। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रीना को समझ नहीं आता कि आखिर चांद्रा कहना क्या चाहती थी। फिर रात होने पर रीना जब अपनी पढ़ाई कर लाइब्रेरी से बाहर आने ही वाली होती है कि तभी अचानक से एक किताब शेल्फ से निकलकर बाहर आ गिरती है। रीना जब उस किताब के पास जाकर उसे उठाती है तब उस पर शैडो मैजिक कर लिखा हुआ था। रीना जब उस किताब को खोलती है तब अचानक से पूरे लाइब्रेरी में अंधेरा छा जाता है। रीना डर के मारे उस किताब को वापस रखकर तुरंत लाइब्रेरी से बाहर भाग जाती है। इधर वो लड़की चांद्रा अभी भी रीना को छुपकर देख रही थी। दूसरी तरफ नोरी अभी भी अपने मैजिक को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी और
उसमें वो तीनों भी उसकी मदद कर रहे थे। मगर अभी भी नोरी 3 सेकंड से ज्यादा खुद को बिल्ली में नहीं रख पा रही थी। वो तुरंत बिल्ली के साथ साथ किसी और जानवर में बदल जाती थी। लेकिन नोरी को अभी भी खुद पर यकीन था कि वो जल्दी ही खुद को साबित कर कर दिखाएगी। फिर रीना जब उस लाइब्रेरी से भागकर अपने कमरे में आती है, तब वो किताब तो उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक भी आ चुकी थी। तभी वो किताब अपने आप खुल जाती है और कमरे में वापस से अंधेरा छा जाता है। मगर इस बार डरकर भागने के बजाय रीना उस किताब के पास जाती है और उसे अपने हाथों से उठा लेती है। रीना के उस किताब को उठाते ही उस किताब से एक काला साया निकलकर सीधा रीना के अंदर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी रीना बिल्कुल ठीक होती है। अब अगले दिन वही दिन होता है, सेज स्कूल का स्पेशल इवेंट वाला दिन। सभी ग्रुप से 2 लोग उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले थे और फ्लेयर्स वाले ग्रुप में वो 2 स्टूडेंट फिलिप और रीना होते हैं। अब उन दोनों को हेडमास्टर प्रतियोगिता के लिए आगे बुलाती है। उन्हें अपने सामने रखे उन पॉपकॉर्न को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर दिखाना था और उन दोनों में से जो भी सबसे पहले वो कर देगा उसे उस ग्रुप का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट माना जाएगा। फिर वो दोनों भी अपना हाथ पॉपकॉर्न के उस बोल की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन नोरी के हाथ बढ़ाते ही उसके सारे पॉपकॉर्न तुरंत बन जाते हैं। इधर फिलिप तो आधे पॉपकॉर्न भी बना नहीं पाया था। अब टीचर आगे आती है क्योंकि अब बारी थी उन्हें टेस्ट करने की। टीचर नोरी के बाउल से एक पॉपकॉर्न उठाती है और जब वो पहला कौर लेती है तब वो तुरंत रीना को ग्रुप की सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट बना देती है क्योंकि रीना के पॉपकॉर्न बिल्कुल परफेक्ट बने थे। रीना को खुद को अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। इधर स्क्रीफ जब सभी स्टूडेंट को सिखा रहा था तब वो नोरी को आगे बुलाता है, मगर नोरी तो वहाँ थी ही नहीं क्योंकि नोरी तो अब उस इवेंट के अंदर पहुंच चुकी थी। लेकिन उस इवेंट में यूडीएम के किसी भी स्टूडेंट को आने की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से वो हेडमास्टर नोरी को वापस उसके क्लास में जाने के लिए कहती है। मगर नोरी तो वहाँ खुद को साबित करने आई थी, इसलिए वो तुरंत अपना मैजिक दिखाना शुरू करती है। वो एक बिल्ली में बदल जाती है। इधर टीचर भी 5 सेकंड्स की उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, लेकिन जब गिनती 4 सेकंड तक आकर पहुंचती है तब नोरी जो बिल्ली बनी हुई थी उसके अचानक से पर निकल आते हैं और वो वापस से किसी अजीब से जानवर में बदल जाती है। वो देखकर रीना आगे आती है और अब वो नोरी का फेवरेट वही स्पार्कल वाला मैजिक करने वाली थी ताकि उसे देखकर नोरी वापस अपने ओरिजिनल शरीर में आ सके। मगर जब वो स्पार्कल मैजिक करने की कोशिश करती है तब वो अपने मैजिक पर काबू ही नहीं कर पाती है, जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर नोरी वापस तो अपने ओरिजिनल शरीर में बदल जाती है। मगर अब उसका अपने आप को साबित करने का इकलौता मौका भी चला गया था। दूसरी तरफ रीना भी हैरान थी कि आखिर वो अपने मैजिक को काबू क्यों नहीं कर पाई। अब हेडमास्टर स्क्रीफ को बुलाकर नोरी को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, मगर स्क्रीफ नोरी, एंड्रेस, पलोमा और एलियट को लेकर जंगल के अंदर जाता है क्योंकि नोरी को इस तरह से अपने मैजिक के लिए मेहनत करते हुए और अपने आप को साबित करते हुए देख स्क्रीफ भी उससे बहुत खुश हो चुका था। तभी हमें पता चलता है कि स्क्रीफ भी असल में एक मैजिकल स्टूडेंट है जो कि एक फजी स्टूडेंट था, यानी वो जानवरों से बात कर सकता था। लेकिन स्क्रीफ का भी मैजिक एक ब्रोकन मैजिक था, यानी वो सीधा सीधा जानवरों से बात नहीं कर सकता था। उसके लिए उसे गाना गाकर दिखाना पड़ता था, तब जाकर जानवर उसकी बातें समझ पाते थे। और स्क्रीफ को अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि इस तरह से जो बच्चे आधा मैजिक जानते थे उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह बाकी सब्जेक्ट सिखाना और जो थोड़ा बहुत मैजिक वो जानते थे उन्हें भुला देना। इस तरह से स्क्रीफ ने कई सारे बच्चों के सपनों को अपने आंखों के सामने टूटे हुए देखा था और हेडमास्टर भी हर वक्त उसे बेइज्जत करा करती थी क्योंकि वो भी एक ब्रोकन मैजिक वाला स्टूडेंट था। और आज नोरी की हिम्मत को देखकर स्क्रीफ ठान लेता है कि वो उन चारों को मैजिक में बेहतर बनाकर रहेगा और उसके लिए वो लोग कल से उसी जंगल में हेडमास्टर से छुपकर प्रैक्टिस भी करने वाले थे। इधर रीना जब उस इवेंट से वापस अपने कमरे में आती है तब दरवाजा खोलते ही वही लड़की चांद्रा पहले से ही उसके कमरे में मौजूद होती है और उसके हाथ में वो किताब भी थी, वही शैडो मैजिक वाली किताब। उसे देखने के बाद रीना तुरंत चांद्रा को उस किताब के साथ अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। मगर चांद्रा के जाने के बाद जब वो वापस कमरे में देखती है तब वो किताब तो अभी भी वहीं पर थी। रीना तुरंत दरवाजा खोलकर चांद्रा को ढूंढने जाने ही वाली होती है कि तभी बाहर नोरी आ जाती है। नोरी को देखकर रीना तुरंत उसे गले लगा लेती है। नोरी वहाँ पर रीना से मिलने आई होती है, मगर रीना के कमरे में वही शैडो मैजिक वाली किताब रखी हुई थी, इसलिए कहीं वो किताब नोरी को भी नुकसान न पहुंचा दे। इस डर से रीना नोरी को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। नोरी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर रीना इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। खैर अगले दिन स्क्रीफ उन चारों को लेकर उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उन चारों को एक सवाल पूछता है कि आखिर वो उनके मैजिक से करना क्या चाहते हैं। तब एलियट बताता है कि वो बाकी फ्लेयर्स की तरह अपने हाथों से आग को काबू करना चाहता है, मगर वो तो आग को काबू करने से पहले अपने हाथों से आग ही नहीं निकाल पाता था। इसलिए स्क्रीफ उससे कहता है कि वो जो चीज कर नहीं सकता उस पर फोकस मत करो, बल्कि वो जो कर सकता है उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो। तब एलियट उसे बताता है कि वो अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को जहां चाहे वहां भेजना चाहता है। एलियट के उस जवाब को सुनकर स्क्रीफ बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह वो बाकी तीनों से भी पूछता है। तब पलोमा बताती है कि उसे चीजों को जितना चाहे उतना दूर उड़ा फेंकना है। नोरी को भी अलग अलग जानवर में बदलना था, लेकिन अंद्रेस के पास स्क्रीफ के उस सवाल का जवाब ही नहीं था। मगर तभी स्क्रीफ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अंद्रेस को एक रस्सी से बांधकर उस बैग को निकालने के लिए कहता है, मगर अंद्रेस उसे निकालने से डर रहा था क्योंकि अंद्रेस के माँ ने उसे बताया था कि अगर उसने वो बैग खुले आसमान के नीचे अपने आप से दूर किया तो वो आसमान में उड़ते हुए सीधा
स्पेस के अंदर चला जाएगा और स्पेस में जाकर मर जाएगा। इसलिए बचपन से अंद्रेस उसी डर के साथ जी रहा था। लेकिन आज वो अपने उस भारी बैग को दूर करता है, तब वो आसमान की तरफ उड़ने लग जाता है। नीचे स्क्रीफ ने वो रस्सी पकड़ी हुई थी, तभी अचानक से स्क्रीफ उस रस्सी को छोड़ देता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि रस्सी छोड़ने के बाद भी वो हवा में नहीं उड़ता, क्योंकि अंद्रेस जमीन से 50 फीट हाई तक ही ऊपर जा सकता था। यानी अंद्रेस के माँ ने उसे बचपन से झूठ बोला था। शायद वो अंद्रेस के भलाई के ही लिए हो, मगर अंद्रेस अब उस बात को जानने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह स्क्रीफ कई दिनों तक उन चारों को उनके मैजिक में बेहतर बनने की ट्रेनिंग देने लगा है। वो चारों भी उसके लिए बहुत मेहनत करने लगते हैं। इधर रीना अकेली ही उसके ग्रुप के बाकी बच्चों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए देख रही थी। उसके पास कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर वापस से चांद्रा आ जाती है। रीना वापस उसे चिल्लाकर उससे दूर जाने के लिए कहती है। रीना के उस चिल्लाने से सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं और एक लड़की रीना से आखिर वो किस पर चिल्ला रही है कर पूछती है। तब रीना चांद्रा की तरफ इशारा करती है, मगर तभी एक सच्चाई सामने आती है कि चांद्रा को तो सिर्फ रीना ही देख सकती थी। वहाँ मौजूद कोई भी चांद्रा को नहीं देख सकता था। रीना अब डर के मारे एक हॉल के अंदर चली जाती है, मगर चांद्रा उसका पीछा करते हुए वहाँ तक भी आ चुकी थी। दरअसल रीना हर वक्त अपने आप को बाकी फ्लेयर्स बच्चों से कम और कमजोर समझती थी, इसलिए चांद्रा उसे सबसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर बनाने का वादा करती है। सिर्फ उसके लिए रीना को कुछ जादुई वर्ड कहना पड़ने वाले थे। रीना भी अब लगभग चांद्रा के बातों में आ चुकी थी और वो बिना सोचे उस जादुई वर्ड को कह देती है। उसके अगले ही पल उस हॉल के अंदर कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। बाहर नोरी रीना को ढूंढते हुए उस फ्लेयर्स ग्रुप के बच्चों के पास जाती है और उनसे रीना का पता पूछती है। तब एक लड़की उस हॉल की तरफ इशारा करती है। नोरी तुरंत उस हॉल के पास जाने लगती है। फिर जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, तब रीना अंदर ही खड़ी हुई थी। लेकिन जब रीना पीछे मुड़ती है, तब उसके दोनों आंखें काली हो चुकी थी। यानी शैडो मैजिक ने अब रीना पर काबू कर लिया था। रीना को इस तरह से देखकर नोरी डर कर वहाँ से भाग जाती है और सीधा स्क्रीफ के पास आती है। वो स्क्रीफ को सारी हकीकत बताती है कि शैडो मैजिक ने रीना पर काबू कर लिया है और वो अब पूरे सेज स्कूल को तबाह करने वाला है। इसलिए वो स्क्रीफ को जल्दी से जाकर हेडमास्टर को बताने के लिए कहती है, मगर स्क्रीफ उसे वैसा करने से रोक देता है, क्योंकि हेडमास्टर और बाकी कोई भी टीचर उसके इस बात पर यकीन नहीं करने वाले थे, क्योंकि अब तक सभी को लग रहा था कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम वाले बच्चों पर ही काबू करने की कोशिश करता है। मगर अब उसने रीना को, जो कि अपने मैजिक में परफेक्ट थी, उसे काबू कर लिया है। स्क्रीफ नोरी को कल तक का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि कल सेज स्कूल का फाउंडर्स डे होता है और उसके लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा होने वाले थे। इसलिए कल शैडो मैजिक भी सबके सामने जरूर आएगा। अब अगले दिन फाउंडर्स डे के वजह से सभी सेज स्कूल वाले एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं। हेडमास्टर सभी का स्वागत करती है और नए आए क्लास के बच्चों में से हर एक ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट को बुलाने लगती है। सबसे पहले फ्लेयर्स ग्रुप की बारी थी और फ्लेयर्स ग्रुप की सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट रीना ही थी। रीना अब आगे आती है और अपने मैजिक से सबको खुश कर देती है, लेकिन देखते ही देखते उसके अंदर का शैडो मैजिक बाहर आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं और छुपने लग जाते हैं। हर एक ग्रुप के टीचर अपने अपने ग्रुप के बच्चों से उस शैडो मैजिक पर अपने मैजिक से हमला करने के लिए कहते हैं, मगर शैडो मैजिक बहुत ताकतवर था। वो सभी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्क्रिफ उन चारों के साथ आ जाता है। बाकी ग्रुप के बच्चे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, मगर अब यूडीएम वाले ग्रुप की बारी थी। वो चारों मिलकर उस शैडो मैजिक का मुकाबला करते हैं। नोरी अपने उस ड्रैगन और किटी वाले जानवर में बदलकर उस शैडो मैजिक से लड़ने लगती है और जल्दी ही वो उसे जमीन पर भी गिरा देती है। मौके का फायदा उठाकर बाकी ग्रुप के बच्चे उस शैडो मैजिक को खत्म करने उसके पास जाने लगते हैं, मगर तभी नोरी, जो उस जानवर में बदल चुकी थी, वो सभी को शैडो मैजिक को खत्म करने से रोकती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड रीना थी। नोरी वापस अपने ओरिजिनल शरीर में आकर शैडो मैजिक से, यानी उसके अंदर के रीना से बात करने लगती है। उसे हौसला देने लगती है कि रीना एक बहादुर और अपने आप में ताकतवर लड़की है, क्योंकि रीना के खुद को कमजोर समझने के वजह से ही शैडो मैजिक ने उसे काबू में कर लिया था। नोरी के उन बातों को सुनने के बाद शैडो मैजिक के अंदर अचानक से नोरी को आग दिखने लगती है और वो वही नोरी का फेवरेट स्पार्कल मैजिक था जो रीना उसे हर वक्त कर कर दिखाती थी। यानी रीना अब अंदर ही अंदर उस शैडो मैजिक से लड़ने लगी थी। तभी अचानक से वो शैडो मैजिक गायब हो जाता है, क्योंकि रीना ने नोरी के मदद से शैडो मैजिक को हरा दिया था और वो अब हमेशा के लिए रीना को छोड़कर जा चुका था। उस दिन के बाद से अब सेज स्कूल का वो नियम कि यूडीएम वाले बच्चे किसी भी दूसरे ग्रुप से मिल नहीं सकते थे, खत्म हो जाता है और अब सभी बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।